हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 43 लेकर आए हैं ना। जैसा कि आपको पता है ज़्यादातर पार्ट किसका चलता है, 40 इस वाले पार्ट का ही चलता है ना। आज अपन एक कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको जब 42 वाला पार्ट बताया था ना, तभी मैंने आपको बताया था कि अपन कार्नो प्रमेय पढ़ेंगे, है ना। तो कार्नो रेफ्रिजरेटर पहले अपन पढ़ेंगे, कार्नो रेफ्रिजरेटर क्या है, उसके बाद इससे रिलेटेड अपन कुछ टॉपिक देखेंगे, है ना। तो आज का आपका टॉपिक हो जाएगा कार्नो रेफ्रिजरेटर क्या होता है ना। अपना टॉपिक हो जाएगा आज का कार्नो रेफ्रिजरेटर, जो कार्नो इंजन के जस्ट उल्टा चलता है। कार्नो रेफ्रिजरेटर, है ना, कार्नोट रेफ्रिजरेटर है ना, जो बिल्कुल इसके अपोजिट चलेगा वही होता है कार्नो रेफ्रिजरेटर के अंदर। कार्नो इंजन होता है ना, उसका पूरा क्या चलता है, उल्टा चलता है। तो चलो आइए अपन इसके अंदर देखते हैं। तो अपन इसके अंदर शुरू करेंगे कि रेफ्रिजरेटर पूरा बेकायदा अच्छा टॉपिक, आप एग्जाम पूछ सकते हैं। रेफ्रिजरेटर कार्नो इंजन के विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्नो इंजन के विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है ना। रेफ्रिजरेटर कार्नो इंजन के विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर, है ना, वही चीज़ें हो गई, है ना। निम्न ताप T2 पर सिंक से ऊष्मा Q2 लेता है ना, उल्टा हो गया। इसमें कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर सिंक से ऊष्मा Q2 लेता है और उच्च ताप T1 पर स्रोत को ऊष्मा Q1 देता है। T1 पर स्रोत को ऊष्मा Q1 देता है, और ऐसा करने में कार्यकारी पदार्थ पर बाह्य कार्य करना पड़ता है। ऐसा करने में कार्यकारी पदार्थ पर बाहर से, है ना, बाह्य कार्य करना पड़ता है। बाह्य कार्य करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास कार्नो रेफ्रिजरेटर। अब अपन दोनों के डायग्राम देखेंगे और दोनों की चीज़ें अपन देखेंगे ना, कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। तो चलो आइए, अपने पास क्या चीज़ें हो गई कि एक बार, है ना, ये लिख लिया, आप इसको ध्यान से देखिएगा, अपन इसको पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर कार्नो इंजन के विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इसमें कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 केल्विन पर, उल्टा है ना, निम्न ताप T2 केल्विन पर सिंक से ऊष्मा लेता है Q2 और उच्च ताप T1 पर स्रोत को ऊष्मा Q1 देता है। और ऐसा करने में कार्यकारी पदार्थ पर बाहर से कार्य करना पड़ता है। वो तो बाकी इंजन में तो खुद ही कर लेता है, इस पर बाहर से कार्य होता है। तो चलो आइए अपन इसके डायग्राम भी देख लेते हैं। इसके डायग्राम कैसे बनेंगे कि ये आपको पता है, आपके पास हो जाएगा ऊष्मा स्रोत, है ना। दोनों के अपन एक साथ बनाएंगे डायग्राम। ये हो गया ऊष्मा स्रोत, ठीक है। यहाँ से कुछ ऊष्मा ली अपन ने, फिर उसके बाद यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ हो रहा है बीच में, है ना। ये ना बॉक्स सेम बनाएंगे आप। यहाँ पर क्या हो रहा है बीच में, थोड़ा सा इसको अपन लंबा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और फिर उसके बाद बची हुई ऊष्मा अपन किसको दे देंगे, सिंक को दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास सिंक को ऊष्मा चली जाएगी। ये सही नहीं बना,
उसके बाद अपन बची हुई ऊष्मा सिंक को दे देंगे, ठीक। और इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है, देखिएगा आप। एक चीज़ और बना लेते हैं अपन, दोनों है ना, दोनों इंजन अपन देखते हैं। एक ये हो गया आपके पास, है ना, फिर यहाँ पर वही चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। और पुनः फिर बाद में बची हुई ऊष्मा सिंक से आएगी बात, ठीक है। तो ये अपने पास जो डायग्राम बन रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। एक तो हो गया आपके पास कार्नो इंजन का, एक तो डायग्राम किसका हो गया, कार्नो इंजन, और एक हो गया रेफ्रिजरेटर का, है ना, कार्नो रेफ्रिजरेटर, है ना। एक तो रेफ्रिजरेटर का हो गया, एक इंजन का हो गया। अब अपन इस डायग्राम में जो जो चीज़ें अपने को लिखनी, ये हो गया आपका स्रोत, ये क्या हो गया आपका स्रोत जो T1 केल्विन पर कार्य करता है ना। यहाँ से Q1 ऊष्मा लेता है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, है ना, और W कार्य होता है, ठीक है, W कार्य हो रहा है। फिर उसके बाद Q2 ऊष्मा अपन सिंक को निष्कासित कर देते हैं, ये चलता है इसमें, ठीक है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में सिंक से जो T2 केल्विन पर कार्य करता है वहाँ से Q2 ऊष्मा ली जाएगी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ बाहर से क्या कार्य कराएगा, W कार्य कराएगा, और फिर उसके बाद बची हुई ऊष्मा Q1 ऊष्मा स्रोत को क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। ये डायग्राम ऐसे बनेगा, स्रोत T1 केल्विन, है ना। अब आपको भी डायग्राम पूरा ऐसे कैसे ही बनाना। एक तो कार्नो इंजन का हो गया, देखिए पूरा सीक्वेंस आपको ऐसे कैसे ही चलना। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर के बारे में अपन ने कुछ डिस्कस निकाला, फिर उसके बाद अपन ने इसके डायग्राम बनाए दोनों के, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके कर्व भी बना सकते हो, कैसे, ग्राफ, इसके ग्राफ भी बनाओ ना। ये तो डायग्राम बन गया, अब अपन इसके ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ देखिएगा आप। सबसे पहले इंजन का हो जाएगा, आपको पता है इंजन का कैसा बनता है, एक मिनट रुकेगा। सबसे पहले अपन इंजन का बना लेते हैं। है ना, सबसे पहले अपन इंजन का बना लेते हैं। इधर भी देखिए अपन एक डायग्राम और समझते हैं अपन, है ना। पहली चीज़ ये, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये भी आएगा, है ना। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन, यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, और ये लास्ट में यहाँ आ जाता है ना। ये चीज़ चलती है इसमें P और V के मध्य, P और V के मध्य। ये तो इंजन का है, A B C और D, है ना। तो वही P1 P2 P1 V1, है ना, P2 V2। यहाँ पर क्या था स्टार्टिंग में, P1 V1, यहाँ क्या था आपको पता है, P2 V2, और यहाँ क्या था P3 V3, और यहाँ क्या था आपको पता है P4 और V4, है ना। शुरुआत ऐसे होगी, फिर उसके बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये समतापी प्रसार है, ये आपको पता, अरे यार ये उससे लिखना है ना, एक मिनट रुकिए, इधर भी बना लेते हैं अपन, वो का कोई डायग्राम बनेगा। है ना, यहाँ पर भी ऐसे कैसे ही बनेगा ये डायग्राम सेम, ठीक है। अब देखिएगा आप, ये तो हो गया आपको पता है समतापी प्रसार, है ना। और ये हो गया आपको पता है रुद्धोष्म प्रसार, अपन देखते हैं ना डायग्राम, रुद्धोष्म प्रसार। और ये आपको पता क्या हो जाएगा समतापी संपीड़न,
समतापी संपीड़न, और ये हो जाएगा आपको पता है रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, ऐसे कैसे आप इधर भी देख लीजिए, इधर वही P और V के मध्य कर्व है A B C और D, है ना। तो इस पे शुरू होगा पीछे से, है ना, P4 V4, वही चीज़ें वही है ना, P4 V4 यहाँ से पीछे से शुरू होगा और D से चलेगा वो, D से चलेगा C पर, है ना। D से कहाँ जाएगा, C पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका समतापी प्रसार, है ना। एक चीज़ ध्यान से देखिए आप, समतापी प्रसार। फिर C से B में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार। डायग्राम ध्यान से देखिए आप, है ना, रुद्धोष्म प्रसार, है ना। फिर B से A में आ रहा तो समतापी संपीड़न। इसमें देखो उल्टा लग रहा है, बिल्कुल उल्टा चलता है, समतापी संपीड़न। और फिर A से D में आ रहा तो रुद्धोष्म संपीड़न, है ना, रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। तो D पर आपके पॉइंट जो हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे D पर सबसे पहले कि D पर सिलेंडर को कुछ अलग स्टैंड अवस्था A से D तक धीरे धीरे विद्युत हो जाएंगे। T2 केंद्र हो जाता है बिंदु D पर गैस का दाब तथा आयतन P4 V4, है ना, P4 V4। C पर यहाँ पर वही चीज़ें वही है ना, P4 V4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P3 V3 चलेगा, वही है ना, ध्यान रखिएगा, P2 V2 और P1 V1 चलेगा, वही चीज़ें, है ना। तो ये कार्नो इंजन का सूचक आरेख है, कार्नो इंजन व रेफ्रिजरेटर का सूचक आरेख, रेफ्रिजरेटर का सूचक आरेख। बेकायदा आपको दोनों चीज़ें ऐसे कैसी समझानी है, पहले डायग्राम समझाएं फिर अपन ने ये चीज़ें कराई। ठीक है, तो अपन लिखेंगे A से D, फिर D से A तक पहुंचेगा, है ना। तो अपन देखेंगे ADCBA, ADCBA तो समतापी प्रसार, रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म प्रसार। सबसे पहले अच्छा रुद्धोष्म प्रसार होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, समतापी प्रसार। अच्छा चीज़ें वही, सॉरी एक मिनट थोड़ी रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया। सबसे पहले इसका रुद्धोष्म प्रसार होगा, है ना, चीज़ें वही रहेगी इसलिए चेंज नहीं हो सकती है ना। सबसे पहले होगा इसका रुद्धोष्म प्रसार, सबसे पहले इसका क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार, है ना, रुद्धोष्म प्रसार। फिर होगा समतापी प्रसार, है ना, यही वही P1 V1, P1 V1, P2 V2, P3 V3 और P4 V4। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ये डायग्राम बना लिया। सबसे पहले तो ये नॉर्मल जो डायग्राम अपन समझाते वैसे समझा लिया, फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं कि रुद्धोष्म संपीड़न और इसका एक ग्राफ भी समझ लेना धीरे धीरे। मैं क्या सारी चीज़ें मैंने लिख लिया, आप धीरे धीरे जब इस चीज़ को समझोगे ना तब आपको चीज़ें सारी समझ आएगी। ये कार्नो इंजन का सूचक आरेख हो गया और ये किसका हो गया, रेफ्रिजरेटर का हो गया। तो अब आप आगे चलिए, अपने पास क्या हो जाएगा कि रेफ्रिजरेटर में, है ना, यहाँ से अपन लिखना शुरू करें कि रेफ्रिजरेटर में विपरीत क्रम हेतु सूचक आरेख में ADCBA दिशा में चलना होगा, है ना। ये प्रक्रियाएं निम्न हैं, ये प्रक्रियाएं, है ना, ADCBA, नहीं थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने, ADCBA दिशा में चलना होगा। ये प्रक्रियाएं निम्न हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं बनेगी यहाँ पर, ये प्रक्रियाएं निम्न हैं। नंबर फर्स्ट, इसका कैसे चलेगा कि सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखकर, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, जस्ट उल्टा इसका, है ना, सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखकर, है ना,
सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखकर सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखकर अवस्था ए से डी तक, है ना, रखकर अवस्था ए से डी तक, अवस्था ए से डी तक धीरे धीरे गैस में रुद्धोष्म प्रसार होने देते हैं ना, धीरे धीरे गैस में रुद्धोष्म प्रसार होने देते हैं, है ना, धीरे धीरे गैस में रुद्धोष्म प्रसार होने देते हैं। ठीक है ना, कि सिलेंडर को अपन कुचालक स्टैंड पर रखकर अवस्था ए से डी तक धीरे धीरे गैस में रुद्धोष्म प्रसार होने देते हैं। और फिर क्या हो जाएगा आपके पास कि इस प्रक्रम में गैस का ताप T1 केल्विन से घटकर, है ना, गैस का ताप T1 केल्विन से घटकर T2 केल्विन हो जाता है, T2 केल्विन हो जाता है बिंदु T पर, और बिंदु D पर गैस का दाब व आयतन P4 V4 हो जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट आपकी, है ना, ये एक चीज़ कंप्लीट आपकी। अपन क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, है ना, पूरा आपको बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कार्नो रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो आपको ऐसे ही पूरा, है ना, ये चीज़ें लिखी, दोनों डायग्राम बने और अब अपन समझा रहे हैं इसकी प्रक्रिया जो चलेगी ना रेफ्रिजरेटर में, है ना, ये यहाँ पर मैं लिखा हुआ ना, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, विपरीत क्रम हेतु सूचक आरेख ADCB है ना, ये दिख रहा है देखो, ADCB और A, है ना, फिर रुद्धोष्म प्रसार हुआ, फिर समतापी प्रसार, फिर रुद्धोष्म संपीड़न, यहाँ पर थोड़ा सा अपने गलती रिपीट करें, रुद्धोष्म संपीड़न, है ना, फिर क्या होगा रुद्धोष्म संपीड़न और लास्ट में समतापी संपीड़न। ओके, ये चीज़ें हो रही। तो अपन ने क्या किया कि ADCB दिशा में चलना होगा, ये प्रक्रिया निम्न है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखकर, सिलेंडर को अपने उठाया, किस पर रखा, कुचालक स्टैंड पर रखकर अवस्था A से D तक धीरे धीरे गैस में क्या होता है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है ना, कार्नो इंजन याद कर लेना माइंड में, और अवस्था A से D तक धीरे धीरे गैस में रुद्धोष्म प्रसार होने देते हैं। और इस प्रक्रम में गैस का ताप T1 केल्विन से कितना हो जाता है, T2 केल्विन हो जाता है, क्योंकि T2 केल्विन होगा तभी जाकर अपन उसको किस पर रखेंगे, सिंक पर रखेंगे, और T1 केल्विन है तो वो स्रोत पर रखा जाता है। और बिंदु D पर गैस का दाब और आयतन कितना हो जाता है, P4 V4 हो जाता है। अब आइए आप सेकंड स्टेप अपने पास क्या हो जाएगी, यस, इसी में सेकंड, कि अब कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को, अब कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को, जो कार्यकारी पदार्थ है ना उसके सिलेंडर को सिंक पर रखकर, है ना, सिंक पर रखकर T2 केल्विन पर, है ना, T2 केल्विन पर गैस में धीरे धीरे समतापी प्रसार होने देते हैं, गैस में धीरे धीरे समतापी प्रसार होने देते हैं, समतापी प्रसार होने देते हैं, है ना, समतापी प्रसार क्या करते हैं अपन इसमें, समतापी प्रसार होने देते हैं। और इस प्रसार में गैस कार्य करने हेतु, है ना, इस प्रसार में गैस कार्य करने हेतु क्या करेगी, वो सिंक से, है ना, सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करती है, अपने को पता है Q2 ऊष्मा ग्रहण करती हैं, कार्य करने हेतु सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करती हैं। और सूचक आरेख में जो आपका ग्राफ है ना, तो सूचक आरेख में यह प्रक्रम
डी से सी बिंदु तक होता है। सूचक आरेख में यह प्रक्रम डी से सी बिंदु तक होता है ना। एक चीज़ देखो, ध्यान रखिएगा आप कि हमेशा है ना ये इनका बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इन चीज़ों से अपन नेगलेक्ट नहीं हो सकते हैं ना। इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा ताकि दिक्कत अपने को कोई नहीं होनी चाहिए ना। बड़ा क्वेश्चन बनता है इसलिए देखना पड़ेगा अपने को। और फिर देखिए आप उन्हें अपने पास क्या हो जाएगा, ये प्रक्रम डी से सी बिंदु तक होता है और इसमें गैस का दाब कितना हो जाता है, इसमें गैस का दाब व आयतन P3 V3 हो जाता है। ठीक है, एक ये चीज़ कंप्लीट। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी। थर्ड स्टेप में अब अपन क्या करेंगे कि कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखकर सिंक को कुचालक स्टैंड पर रखकर, है ना, कुचालक स्टैंड पर रखकर गैस को सी से बी अवस्था तक, है ना, गैस को सी से बी अवस्था तक रुद्धोष्म में संपीड़ित करते हैं। रुद्धोष्म में संपीड़न देखो हमेशा कंप्रेस करेंगे ना तब टेम्परेचर बढ़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, रुद्धोष्म में संपीड़ित करते हैं क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा तो इसमें मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। रुद्धोष्म में संपीड़ित करते हैं, इससे गैस का दाब व आयतन, P2 V2 तथा ताप बढ़कर T1 केल्विन हो जाता है। ताप बढ़कर T1 केल्विन हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई अपने पास कंप्लीट थर्ड स्टेप। ठीक, फिर उसके बाद एक और लिख लेते हैं, फिर अपन इसको पूरा कंप्लीट आपका कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है ना। अब क्या करेंगे कि अब कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को T1 केल्विन वाले स्रोत पर रखते हैं। T1 केल्विन वाले स्रोत पर रखते हैं, है ना, T1 केल्विन वाले स्रोत पर रखते हैं एवं धीरे धीरे समतापी संपीड़न करते हैं। एवं धीरे धीरे क्या करते हैं, समतापी संपीड़न करते हैं, है ना, धीरे धीरे समतापी संपीड़न करते हैं। इस संपीड़न में गैस पर कार्य करना पड़ता है। इस संपीड़न में गैस पर कार्य करना पड़ता है। गैस पर कार्य करना पड़ता है ना, गैस पर कार्य करना पड़ता है और गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति ए में पहुंच जाती है। गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर पहुंच जाएगी, ए पर। गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति ए पर पहुंच जाती है ना। गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति ए पर पहुंच जाती है और इस प्रक्रम में गैस Q1 ऊष्मा विसर्जित करती है ना। इस प्रक्रम में गैस Q1 ऊष्मा विसर्जित करती है ना। Q1 ऊष्मा विसर्जित करती है ना। ये तो इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया।
ये तो इसका प्रोसेस क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। आपको पता है क्या क्या चीज़ें हुई कि ये ग्राफ देखिए आप, सबसे पहले अपन ग्राफ समझते हैं ना। ये ग्राफ सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कार्नोट इंजन के विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इसमें कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 केल्विन पर सिंक से ऊष्मा Q2 लेता है और उच्च ताप है ना, निम्न ताप पर ये लिया, और उच्च ताप T1 पर स्रोत को ऊष्मा Q1 देता है। ऐसा करने में कार्यकारी पदार्थ पर बाहर से कार्य करना पड़ता है ना, खुद कार्य नहीं करेगा, बाहर से कार्य होगा। ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये तो कार्नोट इंजन का स्रोत से Q1 ऊष्मा ली, कार्यकारी पदार्थ कार्य हुआ और Q2 ऊष्मा सिंक को देती। लेकिन रेफ्रिजरेटर में सिंक से है ना, Q2 ऊष्मा ली, कार्यकारी पदार्थ बाहर से कार्य किया और फिर Q1 ऊष्मा अपन ने स्रोत को विसर्जित कर दी। ठीक है, अपन चाहे तो इसके ग्राफ भी देख लेते हैं। आप ग्राफ देखिएगा, ये उसका है कार्नोट इंजन का, जिसमें A से B, B से C, C से D, D से A, इसमें उल्टा हो गया ना, A से D। तो सबसे पहले रुद्धोष्म प्रसार होगा गैस का, है ना, फिर उसके बाद समतापी प्रसार होगा D से C, फिर उसके बाद C से B रुद्धोष्म संपीड़न होगा और लास्ट में समतापी संपीड़न पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो इसका चक्कर चलेगा A, D, C, B और A, ऐसे चलेगा ना। तो आइए अपन इसी चीज़ को समझते हैं कि कार्नोट इंजन में रेफ्रिजरेटर का सूचक आरेख। ये तो डायग्राम हो गया। अब अपन देख रहे हैं इसमें कि रेफ्रिजरेटर में विपरीत क्रम हेतु सूचक आरेख में ADCBA दिशा में चलना होगा, है ना। ये प्रक्रियाएं निम्न है। सबसे पहले देखिए पहला प्रोसेस नंबर फर्स्ट कि सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखकर अवस्था A से D तक, है ना, अवस्था A से D तक गैस में रुद्धोष्म प्रसार होने देते हैं। गैस में क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार। इस प्रक्रम में गैस का ताप T1 केल्विन से घटकर T2 केल्विन हो जाएगा। देखो रुद्धोष्म प्रसार का मतलब टेम्परेचर घटेगा, लेकिन रुद्धोष्म संपीड़न करेंगे ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ सकता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इस प्रक्रम में गैस का ताप T1 केल्विन से घटकर कितना हो जाता है, T2 केल्विन हो जाता है, और बिंदु D पर गैस का दाब व आयतन P4 V4 हो जाते हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप देखिए आप। सेकंड में क्या किया अपन ने कि अब कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को सिंक पर रखा और T2 केल्विन पर गैस में धीरे धीरे समतापी प्रसार होने देते हैं। और इस प्रसार में गैस कार्य करने हेतु सिंक से कितनी Q2 ऊष्मा ग्रहण करेगा, सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करेगा। और सूचक आरेख में ये प्रक्रम कहाँ से D से C बिंदु तक होता है, और इससे गैस का दाब और आयतन P3 V3 हो जाएगा, है ना, C बिंदु पर पहुँच जाएगा। अब देखिए आप थर्ड प्रक्रम में क्या हो जाएगा कि कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को, जो कार्यकारी पदार्थ है ना जिस सिलेंडर में भरा हुआ है, उसको कुचालक स्टैंड पर रखकर गैस को C से B अवस्था तक रुद्धोष्म संपीड़ित करते हैं। C से B तक पहुंचा रहे हैं, रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है, इससे गैस का दाब व आयतन तो P2 V2 तथा ताप बढ़कर कितना हो जाता है, T1 केल्विन हो जाता है। 3 अवस्था कंप्लीट। एक लास्ट और बची हुई चौथी आप देखिए कि अब कार्यकारी पदार्थ की, अब क्या करें अपन कि कार्यकारी पदार्थ के सिलेंडर को T1 केल्विन वाले स्रोत पर रखते हैं, स्रोत पर रखा एवं धीरे धीरे क्या करते हैं अपन, समतापी संपीड़न करते हैं। इस संपीड़न में गैस पर, देखो इस पूरे प्रक्रम में गैस पर कार्य करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। इस पूरे प्रक्रम में गैस पर कार्य करना पड़ता है ना, और गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति A पर पहुंच जाती है, और इस प्रक्रम में गैस Q1 ऊष्मा क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है ना। अब एक छोटा सा फॉर्मूला निकलेगा, वो अपन निकाल लेते हैं इसमें। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि यदि रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा, है ना, यदि रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर Q2, है ना, और तथा तब गैस पर रेफ्रिजरेटर द्वारा विसर्जित ऊष्मा कितनी हो रही, विसर्जित ऊष्मा हो जाएगी आपके पास Q1, है ना, विसर्जित ऊष्मा कितनी हो रही, Q1। तब गैस पर संपन्न कार्य हो जाएगा आपका, है ना, तब गैस पर संपन्न कार्य, है ना, W बराबर Q1 माइनस Q2। आपको पता है ना, अपने पहले निकाल रखा, देखिए इधर कि स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, उसके बाद कार्य हो रहा है ना, कार्य हो रहा है W, फिर बची हुई ऊष्मा का मतलब Q1 माइनस W, है ना, Q1 माइनस W किसको निष्कासित कर देगा, सिंक को। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, है ना, ये चीज़ ऐसे ही, है ना, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो तब गैस पर संपन्न कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2। तो रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक निकालना, आपको एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर,
रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक है ना, रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक, जिसको अपन एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला होगा कि कम ताप पर अवशोषित ऊष्मा, कम ताप पर अवशोषित ऊष्मा अपॉन गैस पर कार्य है ना, किया गया कार्य जो होगा। तो आपको पता एप्सिलॉन बराबर कम ताप पर कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है Q2 अपॉन W, या आप चाहो तो एप्सिलॉन बराबर क्या कर सकते हो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, या इसी को अपन किसके बराबर ले सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2 है ना। ये फॉर्मूला काम का रहेगा रेफ्रिजरेटर में कार्य गुणांक का है ना। रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक एप्सिलॉन बराबर, उपयोग करने पर इसकी क्षमता दर्शाता है। ठीक है ना, ये होगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक, ये हो गया आपका कार्य गुणांक। बस आपको ये चीज़ें इसमें बतानी। अब एक थोड़ी सी चीज़ें और लिखनी है, आप वो भी देख लीजिए। लास्ट में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि है ना, कि कार्य गुणांक रेफ्रिजरेटर की क्षमता को दर्शाता है। कार्य गुणांक रेफ्रिजरेटर की है ना, कार्य गुणांक रेफ्रिजरेटर की क्षमता को दर्शाता है। ना, कार्य गुणांक क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर की क्षमता को दर्शाता है, और ये क्षमता इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा पर निर्भर है। ये क्षमता इसके द्वारा अवशोषित है ना, यह क्षमता इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा पर निर्भर है। अवशोषित किस पर डिपेंड है, ऊष्मा पर निर्भर है। कार्नो इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती है ना, ध्यान रखना। कार्नो इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती, 100% से अधिक नहीं हो सकती है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, कार्नो इंजन की दक्षता तो हमेशा 100% से कम ही रहेगी है ना, परंतु रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक रेफ्रिजरेटर का 100% से बहुत अधिक हो सकता है, 100% से बहुत अधिक हो सकता है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, इसका कार्य गुणांक ज़्यादा हो सकता है ना। बस ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीटेड। आपको ना इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है कुछ, और ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर तोड़ना है ना। तो ये आपका कारणों पर में पूरा कंप्लीट है। कोई भी दिक्कत हो तो आप आसानी से पूछ सकते हो। हालांकि अपने सारी चीज़ें खोल कर लिख ली हैं, तो मेरे को जहाँ तक पता आपको दिक्कत तो कोई नहीं आनी चाहिए ना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो अपन बैठे हैं, पूरी करेंगे इसको है ना। देख लीजिए आप एक बार कि क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें नहीं है ना। कारणों चक्कर उत्क्रमण इंजन सिद्ध कीजिए 2 समान केल्विन किसी कारणों चक्कर रेफ्रिजरेटर किस प्रकार काम में लिया जा सकता है, समझाइए है ना। केल्विन के प्रथम को दर्शाइए प्रथम, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या लिखा कि कार्य गुणांक रेफ्रिजरेटर की क्षमता को दर्शाता है। कार्य गुणांक किसको दर्शा रहा है, रेफ्रिजरेटर की क्षमता को, और यह क्षमता इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा पर निर्भर है ना। और कार्नो इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती, परंतु रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक 100% से बहुत अधिक हो सकता है ना। ये आपका पूरा कंप्लीट एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, आपको उसको है ना पूरा कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग कार्नो रेफ्रिजरेटर को समझाइए, ये कार्नो रेफ्रिजरेटर दोनों डायग्राम बनाइए, फिर इसकी चारों अवस्था देखिए अपन है ना, फर्स्ट सेकंड
थर्ड और फोर्थ कैसे क्या कार्य कर रहा है, फिर उसके बाद में इसमें कार्य गुणांक का फॉर्मूला है ना, रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q2, रेफ्रिजरेटर द्वारा विसर्जित ऊष्मा Q1, तब गैस पर संपन्न कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2। तो रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है कम ताप पर अवशोषित ऊष्मा अपॉन गैस पर कार्य, तो एप्सिलॉन बराबर Q2 अपॉन W। तो एप्सिलॉन बराबर या तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2, है ना। ये आपका कंप्लीट। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो ऐसे, आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ऐसे बन सकता है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि किसी कार्नोट चक्र में रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार काम में लिया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में उसी का कार्नोट प्रकार के उल्टा पार्ट है बस, किस प्रकार रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार काम में लिया जा सकता है, समझाइए, है ना। काम में लिया जा सकता है, समझाइए, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर को विस्तार से समझाइए। कार्नोट रेफ्रिजरेटर को विस्तार से समझाइए, है ना। ये आपके दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, या तो ऐसे कीजिए या ऐसे करिए। कार्नोट रेफ्रिजरेटर पूरा आपको कंप्लीट है ना, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मैं आपको दावा, मतलब आपको अगर एग्ज़ाम आ जाए तो आपको बिल्कुल, मतलब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही आंसर देना है ना। उम्मीद करेंगे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप घर पे देकर ट्राई करना कि न्यूमेरिकल है ना, यदि एक रेफ्रिजरेटर को, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ ना, यदि एक रेफ्रिजरेटर को हिमांक तथा वातावरण के ताप, यदि एक रेफ्रिजरेटर को हिमांक तथा वातावरण के ताप, वातावरण का ताप है आपके पास 17 डिग्री सेल्सियस, है ना, के मध्य कार्य करने वाला, 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करने वाला उत्क्रमणीय इंजन माना जाए तो, है ना, कार्य करने वाला उत्क्रमणीय इंजन माना जाए तो ज्ञात करो कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले, है ना, ज्ञात करो कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले 500 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस वाले 500 ग्राम पानी को बर्फ में बदलने में कितनी ऊर्जा लगेगी। 500 ग्राम पानी को बर्फ में बदलने के लिए, ना, बर्फ में बदलने के लिए, एक मिनट, बर्फ में बदलने में कितनी ऊर्जा लगेगी, बर्फ में बदलने में कितनी ऊर्जा लगेगी। क्वेश्चन देखो बड़ा है लेकिन आप ट्राई करना। आपको पानी की गुप्त ऊष्मा दे रखी है आपको, एक तो इसको अपन एल से लिखते हैं, मैंने कल भी कराया था आपको एक क्वेश्चन, पानी की गुप्त ऊष्मा जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, वो आपको दे रखी 80 कैलोरी पर ग्राम, तथा जूल कोफिशिएंट गुणांक है ना, एल 80 कैलोरी पर ग्राम, तथा एक आपको जे दे रखा जूल कोफिशिएंट गुणांक 4.2 × 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार ट्राई करना, देखो नहीं आएगा तो फिर मैं आपको अगले वाले पार्ट में समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप माइंड तो लगाना ना, पूरा रेफ्रिजरेटर बेस है तो आपको क्वेश्चन कैसे क्या होगा, है ना, वो चीज़ आपको सोचना है। तो एक बार वापस देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या है, हल्का सा अपन समझ लेते हैं कि यदि एक रेफ्रिजरेटर को हिमांक, है ना, हिमांक बिल्कुल ठंडा हो गया,
हिमांक तथा वातावरण के ताप 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करने वाला उत्क्रमणीय इंजन माना जाए। कौन सा इंजन मान रहे हैं अपन? उत्क्रमणीय इंजन। तो ज्ञात करो कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले 500 ग्राम पानी को, 0 डिग्री सेल्सियस पर 500 ग्राम पानी है ना, उसको बर्फ़ में बदलने में कितनी ऊर्जा लगेगी। उसको बर्फ़ में बदलना है तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी ना। कुल मिलाकर कार्य करना, कार्य एक प्रकार की एनर्जी है। और आपको क्या क्या दे रखी है? पानी की गुप्त ऊष्मा, एक आपको दे रखी है यहाँ पर पानी की गुप्त ऊष्मा, जिसको अपन एल से लिखते हैं, वो आपको कितनी दे रखी है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और एक आपको जे का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 4.2 × 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी, है ना। एक बार माइंड लगाएगा आप, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, नहीं तो फिर मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होगा, है ना। बस ये चीज़ें आपको देखनी अच्छे से, और क्या क्या निकालना है और क्या कैसे क्या काम करना है वो आपको इसमें देखिएगा। और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। वैसे अब मैं अगले पार्ट में करा दूंगा, इसको कोशिश पूरी करूंगा। तो आज के लिए बस इतना सही। इस पूरे टॉपिक को आप कंप्लीट देखिएगा, कार्नो रेफ्रिजरेटर को,